In the last video, we decoded the Charter Act of 1833, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड मोनोपोलीज खत्म हो गए और सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर आ गया था. बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर. Now comes a turning point, the Charter Act of 1853. Why is this act remembered as the first major step towards a modern legislature in India? ऐसा क्या बदलाव हुआ था जिसने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को पहली बार अलग अलग रोल दिए? Today we will break down how 1853 laid the foundation of India's future parliamentary system. So hello everyone, welcome back to part 9 of our Indian Polity lecture series. भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 9 में आप सबका स्वागत है. And presently we are dealing with the first chapter of Indian polity, that is historical background of Indian constitution, और उसके तहत आज हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 का, उसके बाद पर्पस देखेंगे कि किस वजह से 1853 का चार्टर एक्ट जो है वो लाया गया था, उसके बाद की प्रोविजंस हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो जैसा कि हमने प्रीवियस चार्टर्स को देखा तो हमने ये पाया कि जो चार्टर लाया जा रहा था उससे 20 साल का रिन्यूअल जो है वो दिया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को. बट ये जो चार्टर है ये अपने आप में स्पेशल है. क्यों? क्योंकि इस चार्टर में कोई फिक्स टेन्योर जो है वो नहीं दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को. बाई मिड ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड सिग्निफिकेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बिकॉज हमने देखा कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी गई थी बाई 1833 चार्टर. तो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, तो बहुत ही मामूली नेग्लिजिबल ट्रेड जो है वो बचता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाय मिड ऑफ 19th सेंचुरी मेनली फोकस कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो दे दिया गया है. एंड ब्रिटेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है इंडियन टेरिटरी को थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो लाया जाए इंडिया में, एंड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया में मजबूत किया जाए. लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा था, बिकॉज यहाँ पे एजुटेशन अभी भी हो रहे थे, क्योंकि जो कानून था वो यहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं था एंड बहुत ही ज़्यादा पार्शलिटी थी. इन सब चीज़ों की वजह से ही हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो लाया जाता है. पर्पस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पर्पस था वो ये था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया जाए. और ये मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता किनको पड़ रही थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को. क्यों? क्योंकि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया के इतने बड़े टेरिटरी पे रूल कर रहे हैं, इसलिए उनको चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाएं, मॉडर्नाइज करें, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाए. ठीक है. एंड इसी एक्ट के तहत हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, और इसके वजह से फिर आगे क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में आने शुरू हो जाते हैं. इसी चार्टर के द्वारा कंपटीशन का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है. यानी अब सिविल सर्विसेज में लोग जो है सिर्फ जान पहचान वालों को ही नहीं लेंगे, और आम जो जनता है वो अब इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है कर पाएगी, एंड मेरिट बेसिस पे अब सिविल सर्वेंट जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे. तो इंग्लैंड में भी इस चीज़ की डिमांड चल रही थी, और धीरे धीरे इंडिया में भी इस चीज़ की डिमांड जो है वो शुरू हो गई थी कि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है इसके लिए ओपन कंपटीशन होना चाहिए, मेरिट बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, रेफरल के थ्रू कोई सिविल सर्वेंट बन जाए, ये चीज़ अब बंद हो जाए. और इस चीज़ को बंद किया गया 1853 में, एंड ओपन कंपटीशन जो है प्योरली मेरिट बेसिस पे सिविल सर्वेंट जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा, ये इसी एक्ट के द्वारा कहा गया. ठीक है. देन इस एक्ट के द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि कंपनी का ट्रेड फंक्शन जो है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, एंड कंपनी जो है 100% फोकस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है उसके ऊपर फोकस करे. ओके. देन की प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये जो चार्टर है ये अपने आप में स्पेशल क्यों हो जाता है? बिकॉज 1853 का जो चार्टर है इसने कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं बताया. पहले वाले जो चार्टर है, फॉर एग्जांपल 1793 का चार्टर हम देखें, या फिर 1813 का देखें, या फिर 1833 का देखें, तो ये क्या कह रहा था कि 20 साल के लिए हम एक्सटेंशन जो है दे रहे हैं. बट इन केस ऑफ 1853 का चार्टर एक्ट देयर वाज नो फिक्स्ड पीरियड मेंशन्ड इन द चार्टर.
और साफ साफ कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तब तक ही इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगी जब तक पार्लियामेंट जो है उसको मना ना करे। मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट ने ये हक अपने पास रखा और क्लियरली कह दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तब तक ही इंडिया में अब रूल करेगी जब तक हम चाहते हैं। जब हमारा मन होगा हम रूल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का हटा देंगे इंडिया से। और यही चीज़ हुआ जिसके वजह से हम देखते हैं दैट आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और इंडियन टेरिटरी जो है वो टोटली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्टली ले लिया जाता है। ठीक है, सो ये क्यों हो पाया था? इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन जो 1853 के चार्टर एक्ट में दिया गया था कि कंपनी का रूल कभी भी खत्म किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे कि वो कब खत्म करना चाहे। ओके, सो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो साइज है वो अब इंक्रीज कर दिया जाता है और 6 नए मेंबर जोड़े जाते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो ये जो 6 नए मेंबर जोड़े गए इनका मेन फंक्शन क्या था? व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ दीज 6 पीपल? सो इनका मेन काम था लॉ मेकिंग का। ठीक है, और ये जो 6 मेंबर जोड़े गए और गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल काउंसिल जो था उन सबको मिलाकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहा गया। यानी गवर्नर जनरल प्लस उसका काउंसिल प्लस ये 6 लोग ये मिलके बनाता था क्या? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहा गया। ओके, यहाँ पे एल होगा। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो दे दिया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ दिस पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। It does not mean Indians were represented. Okay? It does not mean Indian entered the council. ये बात आपको क्लियर रखनी है। यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, इसका मतलब ये था कि जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल में जोड़े गए थे उसमें से 4 जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे या नॉमिनेट किए जाते थे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो भी कहाँ की? मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की एंड आगरा की। तो ये मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा ये लोकल प्रोविंस थे ना। तो लोकल प्रोविंस का प्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो आता है यहाँ पे इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। और ये जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ यानी ये 4 मेंबर्स जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट किए जाते थे, ये कौन हुआ करते थे? तो ये सिविल सर्वेंट हुआ करते थे जिनका 10 साल से ज़्यादा का सर्विस एक्सपीरियंस होता था। ओके, इंडियंस को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया था। मैं बार बार इस बात के ऊपर जो है प्रेशर डाल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं इस टॉपिक पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से हम देखते हैं दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लेजिस्लेचर इन इंडिया जो है वो ले लिया जाता है इस चार्टर एक्ट के द्वारा। ओके, देन ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट करवाया जाता है। सिविल सर्विसेज जो है पहले उसके अंदर नॉमिनेशन से लोग जाते थे, फेवर सिस्टम जो है वो चलता था, यानी किसी की जान पहचान है ऊपर वालों से तो वो बस बात करके हाँ ये हमारा भतीजा है, ये हमारा बेटा है, ये मेरे इसका लड़का है, उसका लड़का है, तो वैसे करके वो जॉब जो है लगवाते थे। बट अब वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि इस चीज़ की डिमांड जो है इंग्लैंड में भी काफ़ी टाइम से चल रही थी और इंडिया में भी इस चीज़ की डिमांड जो है वो शुरू हो जाती है कि फेयर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए। कंपटीशन के थ्रू लोगों को जो है वो सिस्टम में लिया जाना चाहिए, फेवर सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एंड इसलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के एक्ट में एक प्रोविज़न जो है वो डाला जाता है कि ओपन कंपटीशन जो है वो अब करवाया जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अब कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो फेस करना पड़ेगा सब लोगों को। और इसी एक्ट में ये कहा गया कि इंडियंस भी अलाउड है, इंडियंस भी ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते थे। बट ये टोटली थेरेटिकल बात थी, प्रैक्टिकल जो है ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर था।
थोड़ा बहुत ये हो भी रहा था, बट ये इम्पॉसिबल के बराबर इसलिए था क्योंकि एग्ज़ाम जो है लंदन में कंडक्ट होंगे सिविल सर्विसेज के, तो लंदन में कितने ही लोग इंडियंस जो हैं वो पहुंच पाते होंगे उस टाइम पीरियड में। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये बात जो है बस बहलाने फुसलाने के लिए इंडियंस का नाम जो है मेंशन कर दिया गया ताकि वो शांति से यहाँ पे रूल कर पाए, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो शुरू हो जाता है। जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसके थ्रू अब सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, देन अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853? तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि चार्टर एक्ट 1853 ने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के वो अलग कर दिए? देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। क्या 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो खत्म कर दिया जाता है इंडिया में? तो जी नहीं। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अगर सिर्फ आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी आइडिया है और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में नहीं आइडिया है, फिर भी आप आंसर जो है टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो खत्म हो गए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर ए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। सो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है दैट व्हाई इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कंसिडर्ड ए स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? क्यों चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को कहा जाता है कि इस चार्टर के द्वारा पहला कदम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया में लिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म। क्या बाइकैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इस चार्टर एक्ट से, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऐसा कुछ चीज़ जो है वो लाया गया था? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है कि नहीं है। देन सेकेंड जो है ऑप्शन कह रहा है बिकॉज इट अलाउड इंडियंस टू इलेक्ट मेंबर्स। क्या इंडियंस लोगों को अलाउ किया गया था इस चार्टर एक्ट के द्वारा कि वो मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं? देन थर्ड जो ऑप्शन कह रहा है वो ये कह रहा है बिकॉज इट क्रिएटेड ए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या ऐसा हुआ था इस चार्टर एक्ट में कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको अलग कर दिया गया था एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अलग कर दिया गया था, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इंडिपेंडेंट था? देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है बिकॉज इट एबोलिश द कंपनी। क्या कंपनी को ही खत्म कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा? तो जी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? अपना ऑप्शन सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1853। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अलाउइंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू बी नॉमिनेट मेंबर। ओके, क्या चार्टर एक्ट 1853 लाकर लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उनको लोकली जो है रिप्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो जी ये सही है। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर फर्स्ट टाइम। क्या फर्स्ट टाइम जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाया गया था इस एक्ट के द्वारा? यहाँ पे जो वर्ड खेल जाएगा वो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, एंड ऐसे ही वर्ड्स के साथ एग्जाम में जो है गेम हो जाता है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिला था क्या? यानी कोई भारतीय जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बना था क्या? लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर बना था क्या? तो नहीं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 एंड 3।
ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मेंस का क्वेश्चन है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन हाउ द एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इसको लिखिए, अपने आंसर के अंदर इन पॉइंट्स को मेंशन कीजिए, साथ ही साथ आपके पास और पॉइंट्स हो तो उसको मेंशन कीजिए। एंड इफ़ यू हैव सम मोर पॉइंट्स देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so this was the Charter Act of 1853, the act that separated lawmaking and administration, marking India's first step towards modern legislature. And now the story moves to an even bigger shift. What was that? The revolt of 1857. After the revolt of 1857, the company rule ended and the crown took over. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कुछ डाउट हो या कोई आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।